इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था जो कि करण सर के द्वारा पढ़ाया गया बीपीएससी के लिए क्लास नोट्स है। और ये केजीएस संस्थान जो कि खान सर का संस्थान है उसके द्वारा यह नोट्स लाया गया है। और इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पॉलिटी को यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था को कवर करेंगे। ये हमारा इंडेक्स है, आप लोग देख सकते हैं। यानी इस बुक का इंडेक्स है और ये बुक टोटल 362 पेज में है। और एक एक करके हम लोग इन सारे चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है राज्य व्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले पॉलिस शब्द को समझना होगा। पॉलिस शब्द का अर्थ होता है स्टेट यानी राज्य। इसी मूल शब्द से जुड़कर राजनीति के चार प्रमुख स्तंभ निकले हैं। पहला है पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, और तीसरा है पॉलिटिक्स यानी राजनीति, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। पॉलिटी पॉलिटी में राज व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस में जब हम विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। और बनी हुई राज व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है। अब हम लोग कुछ राज्य के तत्व के बारे में देखेंगे। तो एक राज्य कहलाने के लिए किसी भी क्षेत्र के पास चार अनिवार्य तत्व होने चाहिए। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 द्वारा स्वीकार की गई है। राज्य के चार तत्व इस प्रकार होते हैं। पहला है जनसंख्या, उसके बाद भूभाग, उसके बाद सरकार, और चौथा है संप्रभुता। जनसंख्या और भूभाग को भौतिक तत्व कहा जाता है और सरकार और संप्रभुता को आध्यात्मिक तत्व कहा जाता है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में आया था। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है द पॉलिटिक्स। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सर्वोच्च कानून किसी भी संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान नियमों का एक समुच्चय और संग्रह है जिसमें किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के नियमों और कानूनों का वर्णन होता है। उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का निर्माण एक विधिवत रूप से संविधान सभा द्वारा किया जाता है और एक निश्चित समय में तैयार किया गया दस्तावेज होता है। और लिखित संविधान किन किन देशों में है? तो अमेरिका, भारत, पाकिस्तान इत्यादि देशों में है। उसके बाद है अलिखित संविधान। इसका निर्माण किसी भी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है। इसका विकास परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से धीरे धीरे हुआ है। और यह अलिखित संविधान ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में और आंशिक रूप से कनाडा में भी उपलब्ध है। यानी इन देशों में अलिखित संविधान है। सबसे नया संविधान क्यूबा का है जो 2019 में बना है। और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है जो 1779 में बना था। और शब्दों के आधार पर अगर सबसे बड़ा संविधान देखें तो भारत का है, लगभग 1.5 लाख शब्द है। और अनुच्छेद के आधार पर भी भारत का ही बड़ा है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। और सबसे छोटे संविधान की बात करें अनुच्छेदों के आधार पर तो अमेरिका का है, सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। और शब्दों के आधार पर मोनाको का है जिसमें 3814 शब्द हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधानवाद। संविधानवाद सीमित सरकार की संकल्पना है। यह वह व्यवस्था है जहां सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और सीमित किया जाता है ताकि वह निरंकुश न हो सके। संविधान एक भौतिक संकल्पना है जिसे हम किताब के रूप में देख या छू सकते हैं। और विश्व के अधिकांश देशों में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, जैसे तानाशाही वाले देश हैं। और भारत में संविधान और संविधानवाद दोनों ही है।
संविधानवाद क्या है? तो ये एक विचारधारा है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अब इसकी सर्वोच्चता के बारे में हम लोग देखें तो विश्व की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? इसके आधार पर तीन मॉडल हैं। पहला है संसदीय सर्वोच्चता, दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता और तीसरा है न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता में संसद सबसे सर्वोच्च होता है और संविधान की सर्वोच्चता में संविधान ही सबसे सर्वोच्च होता है और यहाँ संविधान में ही संपूर्ण शक्ति निहित होती है और संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है और ऐसी व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। और संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग का न्यायिक सर्वोच्चता, यहाँ संपूर्ण शक्ति न्यायपालिका में निहित होती है और ये अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलती है। संविधान सभा ऐसे लोगों की सभा है जो किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करती है और उसे ही संविधान सभा कहते हैं। वैश्विक संदर्भ में हम लोग देखें तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार इंग्लैंड के हेनरी मैन ने दिया था और विश्व की सबसे पहली संविधान सभा अमेरिका में 1787 में बनी, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें तो बिहार में संविधान सभा की मांग। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग की और यह भारत में संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग थी। और 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से भी संविधान सभा की मांग रखी थी और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग रखी थी और 1934 में एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग रखी थी और यह एक साम्यवादी नेता थे। यह भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग थी जो एम एन रॉय ने रखी थी। 1935 के इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया और 1936 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ और फैजपुर सम्मेलन में संविधान की मांग की गई और यह आधिकारिक मांग थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड अखबार के माध्यम से मांग की और इनकी मांग थी कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित होगी। और 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा इसमें भी प्रस्ताव था कि द्वितीय विश्व के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा, यानी कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों में ही यह संविधान सभा का प्रावधान था, लेकिन शर्त यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संविधान सभा का निर्माण होगा। और इन दोनों निर्णयों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अगर सिनारियो हम लोग देखें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल की पार्टी की हार हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लीमेंट एटली की सरकार ने भारत में संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था और इसमें 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस, ये उस समय भारत के मंत्री थे और कैबिनेट मिशन में इन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। और दूसरे थे A. B. अलेक्जेंडर, ये उस समय भारत में नौसेना मंत्री थे और वो इसके सदस्य थे। और तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये उस समय भारत के व्यापार मंत्री थे और ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना, भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाने हेतु सभा का गठन करना। जब तक नया संविधान तैयार और लागू नहीं हो जाता तब तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार बनाना यानी अंतरिम सरकार का गठन करना। अब हम लोग देखें संविधान सभा के गठन के बारे में तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा में कुल 398 सीटें निर्धारित की गई और इसका आधार ये रहा कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटें और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें थी, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग से। और देसी रियासतों में 93 सीटें थी। इस प्रकार टोटल
89 सीटों का निर्धारण किया गया था। और कमिश्नरी क्षेत्र में चौथा क्षेत्र था दिल्ली। सदस्यों की प्रकृति देखें तो 296 निर्वाचित थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 मनोनीत थे। चूंकि रियासतों में राजाओं का शासन था, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो सकता था, अतः उनके प्रतिनिधियों को सीधे मनोनीत किया गया। भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा चुनाव के बारे में। तो जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और आम जनता ने सीधे वोट नहीं दिया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा के लिए भी और सभी के लिए नहीं था, बल्कि वोट देने का अधिकार बेहद सीमित था। इसके दो आधार थे, शिक्षा और संपत्ति या कर। स्पष्ट रहे कि यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट है संविधान सभा में चुनाव सीटों का बंटवारा। तो जनरल के लिए 213 सीट है, मुस्लिम के लिए 79 सीट है, सिख समुदाय के लिए 4 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 26 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें निर्धारित की गई थी और इनमें कुल 15 महिलाएं भी शामिल थी और एक आंग्ल भारतीय भी शामिल थे, फ्रैंक एंथोनी, और एक पारसी नेता पीएच मोदी और एक साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी भी शामिल थे। संविधान सभा में महिलाओं का विशेष प्रतिनिधित्व रहा। एकमात्र एससी महिला दयाक्षिणी वेलायुधन थी, केरल से, और देशी रियासतों से मैडम एनी मरस्केनी थी, त्रावणकोर से, और बिहार से महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू थी, और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सीटें निर्धारित की गई थी। इस चुनाव के परिणाम को हम लोग देखें तो संविधान सभा का चुनाव 296 सीटों पर रहा और इसके परिणाम निम्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिली। इन 15 सीटों में 8 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली और शेष जो कि 7 सीटें बची वो अन्य छोटी पार्टियों को मिली, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, साम्यवादी दल और अन्य पार्टियां। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या मुस्लिम लीग से लगभग 3 गुना अधिक थी और इस भारी बहुमत को देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं संविधान सभा ही कांग्रेस है और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उसके बाद लॉर्ड विस्काउंट ने इस भारत के संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। नेक्स्ट है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद कुल 299 सीट रह गई, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश प्रांत से 226 सीट, कमिश्नरी से 3 सीट, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली, और जबकि देशी रियासतों से सिर्फ 70 सीटें बच गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हम लोग देखें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे आयोजित हुई दिल्ली की केंद्रीय सभा में। प्रथम बैठक का निमंत्रण संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर ने दिया था और इस प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था और पहली बैठक में बिहार से 30 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखें प्रथम बैठक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक को ऐसी शादी कहा जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने और सच्चिदानंद सिन्हा का सीधा संबंध बिहार से था। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है।
डॉक्टर सिन्हा का नाम आचार्य जेबी कृपलानी ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर सिन्हा को अध्यक्ष इसलिए चुना गया क्योंकि वे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य थे। यह परंपरा फ्रांस की तर्ज पर अपनाई गई थी। संविधान सभा के पहले वक्ता आचार्य जेबी कृपलानी थे और पहली बैठक को शोक सभा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बंगाल के सदस्य प्रसन्न देव रकुट की मृत्यु पर शोक सभा आयोजित हुई थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी। पहले हुए थे फ्रैंक एंथोनी जो कि मनोनीत थे। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी जो कि निर्वाचित रहे। उसके बाद वी.टी. कृष्णमाचारी, ये भी निर्वाचित रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान सभा की अगली बैठकें। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 से 11 दिसंबर 1946 में हुई। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष पद को लेकर विचार विमर्श हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो 12 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, ये प्रमुख बिंदु थे उन 8 बिंदुओं में। और 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो पहला है संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है संघ विषय या शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद है प्रांतीय विषय समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद ध्वज झंडा समिति, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। संचालन समिति और नियम समिति की अध्यक्षता इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे और सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। तो क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसके अलावा कुछ उप समितियां भी हैं, जैसे पहला है मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उसके बाद है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे जो इस प्रकार हैं। पहले थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर के.एम. मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यह प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। उसके बाद एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद कार्यभार संभाला। उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद पद संभाला था। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के निर्वाचन के बारे में। तो प्रारंभिक निर्वाचन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में शुरुआती चुनाव बंगाल से हुआ था और भारत विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वह सीट पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चली गई और इसके बाद कांग्रेस ने M.R. जयकर से इस्तीफा दिलवाकर महाराष्ट्र की पूरे सीट खाली करवाई और वहां से अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित करके लाया गया। उसके बाद है संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए।
पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और इसमें संविधान सभा के प्रारूप पर सामान्य चर्चा की गई। और दूसरा वाचन रहा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और ये सबसे लंबा वाचन वाचन था, लगभग 11 महीने चला, और इसमें खंडवार विचार विमर्श हुआ। उसके बाद तीसरा और अंतिम वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसमें अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं संविधान लागू होने के महत्वपूर्ण चरण। संविधान के निर्माण और लागू होने के 3 सबसे महत्वपूर्ण दिन निम्नलिखित हैं। पहला 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया और आंशिक रूप से लागू किया गया। इसी दिन कुल 16 अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया था। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ और निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 जनवरी 1950। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में 8 महिलाएं भी शामिल थी। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख आंकड़े। कुल 12 सत्र हुए संविधान सभा के, और 167 बैठकें हुई, और संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसमें कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, और ये सटीक आंकड़ा इस प्रकार है कि 63,96,729 रुपए है। संविधान को सबसे पहले अंग्रेजी में टाइप करके लिखा गया था। आगे हम देखते हैं संविधान की कलाकृति और सुलेखन। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था। इन्होंने इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं लिया था, बल्कि संविधान के हर पन्ने पर अपना और अंतिम पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की शर्त रखी थी। संविधान की चित्रकारी और सजावट के बारे में हम लोग जाने तो संविधान के पृष्ठों पर चित्रकारी और उसे सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, जिनमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। संविधान तो मूल रूप से अंग्रेजी में ही टाइप किया गया था, और इसका हिंदी अनुवाद वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान के प्रतिलिपियों के शब्द। अंग्रेजी प्रतिलिपि में लगभग 1,17,369 शब्द थे, और हिंदी प्रतिलिपि में 1,45,000 शब्द थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संरक्षण के बारे में। तो संविधान की दोनों मूल प्रतिलिपियां अंग्रेजी और हिंदी वर्तमान में नई दिल्ली की केंद्रीय सभा यानी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, और वर्तमान में इन दस्तावेजों को खराब होने से बचाने के लिए हीलियम गैस से भरे विशेष ग्लास केस में जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा निर्मित किया गया है, उसमें रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं मूल बनाम वर्तमान संविधान की संरचना। अनुच्छेद की संख्या 365 थी मूल संविधान में, और वर्तमान में लगभग 450 हो गई हैं, और या उससे भी अधिक है। संशोधनों के बाद उप अनुच्छेदों को मिलाकर ये संख्या बताई गई है। मूल संविधान में 22 भाग थे। संख्यात्मक रूप से आज भी अंतिम 22 भाग ही हैं, लेकिन इसमें 4A, 9A और 9B आदि जोड़ने से कुल 25 भाग हो गए हैं। संविधान में मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार 1946 के बारे में। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और यह गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। इसमें कुल 15 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल, और उनके बाद लॉर्ड माउंटेन, और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा के दोहरे कार्य के बारे में।
तो आज़ादी के बाद जब तक नई संसद का चुनाव नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा ने दो अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य किया। पहला, अंतरिम संसद के रूप में। जब यह सभा देश के लिए आम कानून बनाने के लिए मिलती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और संविधान सभा के रूप में देखा जाए तो जब यह सभा संविधान निर्माण के कार्य के लिए मिलती थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माण में विश्व के कई देशों के संविधानों और अधिनियमों से महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, उत्तरदायी सरकार, संसद की कार्यवाही, द्विसदनीय विधायिका, विधि का शासन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पद, संसदीय विशेष अधिकार। उसके बाद अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, मौलिक अधिकार, विधियों का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और शक्ति का पृथक्करण, ये सभी अमेरिका से लिए गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का मनन, ये तीनों आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया था। तो सशक्त केंद्र, शक्तिशाली संघ, संघ या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एकात्मक या संघीय प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक लिया गया था। जर्मनी या वाइमर गणराज्य से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया था। और फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सोवियत संघ या वर्तमान रूस से मौलिक कर्तव्य, समाजवाद का आदर्श लिया गया था। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों में के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे राज्यपाल का पद, आपातकाल का प्रावधान, संघीय प्रणाली और लोक सेवा आयोग लिए गए थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 250 अनुच्छेद सीधे 1935 के अधिनियम से लिया गया था, इसलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान और उसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है और यह वह महत्वपूर्ण आमुख है जो संविधान की मूल अवधारणा और संविधान के आदर्शों, राष्ट्र की प्रकृति और संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। और प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। आगे है प्रस्तावना के मुख्य आधार। तो प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान जिसमें प्रस्तावना शामिल थी। और इसकी भाषा और इसकी भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और प्रस्तावना का वास्तविक आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है और इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है हम भारत के लोग और राष्ट्र की प्रकृति। तो संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो स्पष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। इसके बाद राष्ट्र की प्रकृति को ट्रिपल SDR के क्रम में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले एस से सोवरीन होता है यानी संप्रभु, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके बाद दूसरा एस है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाज में आय और अवसर की समानता स्थापित करना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और तीसरा एस का मतलब है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होगा। और ये भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। एंड डी से है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन होगा। और आर से है रिपब्लिक यानी गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान के उद्देश्य के बारे में। तो प्रस्तावना नागरिकों को मुख्य रूप से 4 आदर्श प्रदान करती है। पहला है न्याय। यह आदर्श रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धन और संपत्ति के आधार पर भेदभाव का अंत होगा और सभी को समान राजनीतिक और अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा है स्वतंत्रता। यह आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इसमें विचार की स्वतंत्रता है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है विस्तृत रूप में। उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता है और देन धर्म की स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट लास्ट उपासना की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। तीसरा है समानता, रोजगार और विकास के समान मौके दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। और समाज में हर व्यक्ति की समान हैसियत होगी, ये अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18 में दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के बारे में हम लोग जाने तो भाईचारे की भावना का विकास होगा, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होगा और देश को टूटने से बचाना, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार अगर हम लोग एक लाइन में देखें तो न्याय 3 प्रकार का होगा, स्वतंत्रता 5 प्रकार की होगी, समानता 2 तरह का होगा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 3 तरह की होगी। आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना क्या बताती है। तो प्रस्तावना 4 बातों को स्पष्ट करती है। पहला है शक्ति का स्रोत यानी हम भारत के लोग। दूसरा है राष्ट्र की प्रकृति यानी ट्रिपल एस डी आर, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तीसरा है संविधान का उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। उसके बाद स्वीकार करने की तिथि तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। आगे हम लोग देखें संप्रभुता के बारे में। तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के लेने में सक्षम होता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र और इस स्थिति को संप्रभुता कहा जाता है। भारत 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने की तिथि से एक पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभुता का आधुनिक विचार सर्वप्रथम इतालवी विचारक मैकियावेली ने मैकियावेली और बाद में फ्रांसीसी विचारक जीन बोदिन द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं संप्रभुता के प्रकार। ये 3 तरह के होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, इसमें सत्ता भारत की जनता में निहित है। उसके बाद एक कानूनी संप्रभुता, देश की सर्वोच्च कानूनी शक्ति संविधान में निहित है। आगे है नाम मात्र की संप्रभुता, यह देश के राष्ट्रपति में निहित है जिनके नाम पर सारे कार्य होते हैं। यह नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में भारत की संप्रभुता, तो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में भी भारत एक पूर्ण संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत आज भी अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसी अनेक वैश्विक संस्थाओं का सदस्य है, लेकिन यह सदस्यता स्वैच्छिक है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से भारत की संप्रभुता का हनन नहीं होता है। आगे हम लोग देखें समाजवाद के बारे में। तो भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। यह अवधारणा मुख्य रूप से सोवियत संघ की राज्य व्यवस्था से प्रेरित है। कुछ तुलनात्मक विश्लेषण देखें तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल देता है और मुक्त अर्थव्यवस्था की संकल्पना का समर्थन करता है। इसे समाज में अधिक प्राथमिकता व्यक्ति को दी जाती है। और दूसरा है मार्क्सवाद का सिद्धांत। इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं जो कि जर्मनी के हैं और यह विचारधारा मानती है कि पूंजीपति वर्ग का नाश करके केवल वर्ग संघर्ष और क्रांति के माध्यम से ही सच्ची समानता स्थापित की जाती है या की जा सकती है। समाजवाद के बारे में हम देखें तो इसके वास्तविक प्रणेता लेनिन है, ये भी रूस से हैं और यह विचार नियंत्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है। इसमें व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को दिया जाता है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। आगे साम्यवाद, इसके जनक माओ तसे तुंग है जो कि चाइना से हैं। यह समाजवाद का उग्र रूप है जिसमें अर्थव्यवस्था और राज्य के संसाधनों पर पूरे समुदाय का कड़ा नियंत्रण होता है। आगे हम लोग देखें भारतीय समाजवाद के बारे में। तो भारत ने न तो पश्चिमी उदारवाद को पूरी तरह अपनाया न ही कट्टर मार्क्सवाद को। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मूल रूप से गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला-जुला रूप है। इसका उद्देश्य समान है जबकि मार्ग अलग अलग हैं। गांधीवादी और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है, लेकिन जहां गांधीवाद अहिंसा, सर्वोदय और शांति के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहता है,
वहीं मार्क्सवाद इसके लिए हिंसा और वर्ग संघर्ष का मार्ग अपनाता है। भारत का समाजवाद गांधीवादी शांति और कल्याण की ओर अधिक झुका हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं डीएस नकारावाद 1982। सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय समाजवाद का मूल लक्ष्य। इसका उद्देश्य है गरीबों का कल्याण, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण और यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो। यह दर्शन संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 बी और 39 सी में स्पष्ट रूप से निहित है। यह मेंस पोस्टर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो मेंस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, तो क्या भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद आज भी समाजवाद जीवित है? इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो 1991 में भारत ने एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को अपनाया। यह सच है कि एलपीजी सुधारों के बाद देश में निजीकरण तेजी से बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि भारत से समाजवाद समाप्त हो गया है। वर्तमान में समाजवाद की प्रासंगिकता देखें तो भारतीय समाजवाद में आज भी निजी और सरकारी दोनों प्रकार की संपत्तियों और उपक्रम का सह अस्तित्व है और ये निजी और सरकारी दोनों प्रकार की संपत्ति और उपक्रमों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। भारत सरकार की नीतियों के केंद्र में आज भी गरीब कल्याण सर्वोपरि है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुफ्त राशन वितरण आदि इस बात का प्रमाण है कि राज्य वंचित वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप में बदलाव के बावजूद सरकार की नीतियों और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में आज भी भारतीय समाजवाद पूरी तरह से जीवंत और प्रासंगिक है। आगे हम लोग देखें पंथ निरपेक्षता के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। यद्यपि यह शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान जन्म से ही पंथ निरपेक्ष था। 1994 के एसआर बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। आगे हम लोग देखते हैं धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह उन नियमों का समुच्चय है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने, सदाचार के लिए धारण करता है। और निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी चीज से अलग होना या तटस्थ रहना। अतः सामान्य शब्दों में धर्मनिरपेक्षता अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म से पूर्ण अलगाव। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता बनाम पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान की हिंदी संस्करण में सेक्युलरिज्म के लिए धर्मनिरपेक्षता के बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके कारण प्रमुख है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार राजनीति या राज्य का धर्म नैतिकता और कर्तव्य से अलगाव संभव नहीं है। क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ कर्तव्य से भी जोड़ा जाता है, जैसे राजधर्म, राष्ट्र धर्म। इसलिए राज्य को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य केवल विभिन्न पूजा पद्धतियों या संप्रदायों से तटस्थ रहता है। अगर भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में तुलना किया जाए तो भारतीय पंथ निरपेक्षता, भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित है। और भारत में राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानता और संरक्षण देता है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में हम देखें तो यह मॉडल राज्य और धर्म के बीच कठोर अलगाव की वकालत करता है। यहाँ भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता और राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। आगे हम लोग देखें इसके तुलनात्मक में, तो भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव नहीं किया जाता है या नहीं है, और राज्य आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्यों में सदाचार और लोक स्वास्थ्य के आधार पर सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत या सती प्रथा का अंत। राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धर्म का राज्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि इसमें देखा जाए तो राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट और पूर्ण अलगाव होता है। राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही धर्म राज्य के मामलों में करता है, और ये
अमेरिका और फ्रांस में होता है। धार्मिक देशों का अपना एक धार्मिक घोषित धर्म होता है जो राज्य की पूरी व्यवस्था उसी धर्म के अनुसार संचालित होती है, जैसे पाकिस्तान और वेटिकन सिटी। आगे हम लोग देखें लोकतांत्रिक के बारे में, तो यह शब्द की उत्पत्ति लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस यानी जनता और क्रेशिया यानी शासन, जिसका लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र आधुनिक समय में सरकार का सबसे प्रचलित और लोकप्रिय रूप है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। आगे हम लोग देखते हैं सच्चा लोकतंत्र। केवल चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है। एक सच्चे लोकतंत्र में निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए। पहला है विकल्प, जनता के पास चुनाव के दौरान एक से अधिक मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद हो। दूसरा निर्णय क्षमता, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही वास्तविक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सशक्त हो, बिना किसी बाहरी या अलोकतांत्रिक शक्ति के दबाव के। तीसरा है पारदर्शिता, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणराज्य के बारे में। तो यह उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां राष्ट्र के प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है और वह पद वंशानुगत नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र और गणराज्य के अंतर। लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जैसे प्रधानमंत्री, और गणराज्य में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है, जैसे राष्ट्रपति। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ सरकार चुनी जाती है, लेकिन वह गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष राजा या रानी आज भी वंशानुगत होता है और यह संवैधानिक राजतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जो कि सरकार के प्रमुख हैं और राष्ट्रपति जो राष्ट्र के प्रमुख हैं दोनों ही निर्वाचित होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं न्याय के बारे में। तो प्रस्तावना में न्याय का विचार 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से भी ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय प्रदान करता है। पहला है सामाजिक न्याय, समाज में सभी को समान अवसर प्रदान करना, जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव न करना और समाज से असमानता और छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना ही सामाजिक न्याय है। इसके लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि धर्म अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 तीसरा है पंजीकरण से। तो यह नागरिकता भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले विदेशियों के लिए है, और इसके लिए शर्त है कि आवेदन करने से पहले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है, और यह नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। चौथा है देशीकरण से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए। यह उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पूर्व संबंध या रक्त संबंध नहीं है, और इसके लिए सामान्य शर्त है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने से ठीक पहले लगातार 1 वर्ष भारत में रहना होगा, और उससे पहले के 13 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास करना होगा। यानी टोटल 11 और 1 मिला के 12 वर्ष भारत में निवास करने होंगे। इसमें कुछ विशेष छूट भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की नज़र में विख्यात है, जैसे कोई महान वैज्ञानिक, दार्शनिक या कलाकार, या वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक का विशेषज्ञ है, तो उसके लिए निवास की शर्तें कम या समाप्त की जा सकती हैं, जैसे गायक गायक अदनान की सीमा को दी गई गायक अदनान सामी को नागरिकता दी गई इसी मेथड से। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा और अंतिम, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। यदि कोई नया विदेशी भूभाग भारत में मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता देना स्वतः नहीं होता, भारत सरकार अधिसूचना जारी करके तय करती है कि किन्हें नागरिकता मिलेगी। इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण के लिए 1962 में जब पुदुचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी करके पुदुचेरी के लोगों को नागरिकता दी, और गोवा और दमन द्वीप के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग, कोई भी पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारतीय नागरिक स्वेच्छा से घोषणा करके अपनी भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। सेकंड है पर्यायवास पर्यावसान या समाप्त करना, यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की एकल नागरिकता के सिद्धांत के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित करना, यह भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त करने का एक अनिवार्य कदम है।
निम्नलिखित स्थितियों में नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला, यदि नागरिकता धोखाधड़ी या गलत तरीके से पंजीकरण करके प्राप्त की गई हो। दूसरा, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ व्यापार या उसे खुफिया सूचना देने के आधार पर हो। और तीसरा है व्यक्तिगत देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त होने पर। और चौथा है यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर बिना किसी भारतीय दूतावास को सूचित किए रह रहा हो। और पांचवा और अंतिम है कि यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता मिले अभी 5 वर्ष ही हुए हों और इस दौरान उससे किसी भी देश में 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हो जाए, तो इस आधार पर नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रवासी भारतीयों के लिए समितियां और कार्ड। भारतीय मूल के लोगों का अध्ययन करने और उन्हें भारत से जोड़ने के लिए 2000 में एम एल सिंघवी समिति बनाई गई। इसी की सिफारिश पर दो प्रमुख श्रेणियां बनी। पहला है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो 2002 में बनी थी। और दूसरा है OCI यानी ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन में देखा है तो यह कार्ड उन लोगों को दिया जाता था जो मूल रूप से भारतीय थे लेकिन अब विदेशी नागरिक है। और वर्ष 2015 में इस PIO श्रेणी को पूरी तरह समाप्त करके इसे OCI श्रेणी में मर्ज कर दिया गया है। OCI के बारे में हम लोग जाने तो OCI कार्ड भारत के समुद्र पारीय नागरिकों को दिया जाता है। यह कार्ड निम्न लोगों का बन सकता है। पहला कि वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था या उस समय भारत का नागरिक था या उनके वंशज भारत के नागरिक थे। दूसरा इसमें कंडीशन है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, उस क्षेत्र के वंशज भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। तीसरा है भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी जीवन साथी बशर्ते उनका विवाह पंजीकृत हो और विवाह को कम से कम 2 वर्ष पूरे हो चुके हों। आगे हम लोग देखते हैं OCI कार्ड धारकों के लाभ। इन्हें भारत आने के लिए आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा प्राप्त होता है। इन्हें भारत में कितनी भी अवधि तक रुकने पर बार बार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम लोग देखते हैं OCI से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं। OCI कार्ड धारक भारत के पूर्ण नागरिक नहीं होते हैं। इन्हें भारत में इन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। इन्हें चुनाव लड़ने या संवैधानिक पद प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता। OCI कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि या बागान संपत्तियां नहीं खरीद सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रवासी भारतीय के बारे में। NRI वे लोग कहलाते हैं जो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं और उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है लेकिन वो रोजगार या शिक्षा के लिए विदेश में रहते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक समय तक भारत से बाहर रहता हो तो 184वें दिन उसे NRI का दर्जा मिल जाता है। NRI कार्ड की योग्यता मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और निवास की अवधि के आधार पर बनती है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 182 दिन से कम भारत में रहता है तो उसके टैक्स निर्धारण के लिए उसे अनिवासी माना जाता है। OCI के विपरीत NRI भारत के नागरिक होता है इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह 1955 के अधिनियम का नवीनतम और सबसे चर्चित संशोधन है। इसका उद्देश्य है कि 3 पड़ोसी देशों से आए हुए धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को सरलता से भारत की नागरिकता प्रदान करना। वो 3 देश कौन से हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और किन धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। इसकी कट ऑफ डेट क्या रखी गई है तो वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले किसी भी तरह से वैध या अवैध तरीके से भारत आ गए हैं उन्हें एक बार में भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस प्रावधान में कुछ छूट भी दी गई है कि इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए 6 धर्मों के लोगों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। यानी जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं और जो इन 6 धर्मों से ही किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं उनको कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं NRC और NRP और असम समझौता। NRC के बारे में हम लोग जाने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। यह भारत के केवल नागरिकों की कुल जनसंख्या का आधिकारिक रजिस्टर है। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार NRC 1951 में तैयार की गई थी। वर्तमान में इसे केवल असम राज्य में अपडेट किया गया है। दूसरा हम लोग देखें NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यह देश में रहने वाली कुल जनसंख्या जिसमें नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हैं उसका एक रजिस्टर है। यह रजिस्टर पहली बार 2010 में बनाया गया और इसे 2015 में अपडेट किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं असम समझौता 1985 के बारे में। असम में घुसपैठियों के खिलाफ लंबे चले आंदोलन के बाद यह ऐतिहासिक समझौता हुआ और 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मध्य ये समझौता हुआ था। इस समझौते के मुख्य प्रावधान है कि 24 मार्च 1971 को आधार तिथि माना गया
जो भी अवैध पर अप्रवासी 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि के बाद अर्थात बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू होने के बाद असम में प्रवेश कर चुके हैं, उनकी पहचान कर असम से उनको बाहर कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं भारत में परमिट प्रणाली। पहला है इनर लाइन परमिट, ILP। यह प्रणाली ब्रिटिश काल में 1873 में बंगाल ईस्टर्न फॉरेंटर रेगुलेशन में बनाई गई थी। मूल रूप से इसका उद्देश्य ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय जनसंख्या और संस्कृति का संरक्षण करना है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति को हम लोग देखें तो वर्तमान में भारत के 4 राज्यों में लागू है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भारतीय किसी अन्य राज्य का नागरिक यदि इन 4 राज्यों में प्रवेश करना चाहता है तो उसे 15 से 30 दिनों का ILP यानी टूरिज्म या टूरिस्ट परमिट बनवाना पड़ता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं जहां ILP लागू है, ताकि वहां की जनसांख्यिकी या जनसंख्या सुरक्षित रहे और वहां का कल्चर सुरक्षित रहे। दूसरा हम लोग देखते हैं संरक्षित क्षेत्र परमिट, PAP प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। जहां ILP भारतीय नागरिकों के लिए होता है, वहीं विदेशी नागरिकों को भारत के कुछ संवेदनशील और सीमावर्ती संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए जो विशेष परमिट लेना पड़ता है उसे PAP कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 3, और जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अधिकार नागरिकों के राज्य पर दावे हैं। राज्य द्वारा नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता है। और अधिकार कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना इत्यादि। ये अधिकार मानव और पशु दोनों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। यानी प्राकृतिक अधिकार के जनक कौन है? तो जॉन लॉक है। जॉन लॉक मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत दिए थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। दूसरा है मानव अधिकार। मानव अधिकार UNO की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के द्वारा प्रदान किए गए। यह घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को प्राप्त होता है। इनकी प्रकृति सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होती है। 10 दिसंबर 1948 के इसी ऐतिहासिक दिन की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और तीसरा हमने देखा मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं ताकि उनका भौतिक, नैतिक और सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। वे सभी मौलिक अधिकार हैं। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्याय संगत या वाद योग हैं। इनके उल्लंघन की स्थिति में नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चौथा हम लोग देखें संवैधानिक अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 3 से अलग जो अधिकार दिए गए हैं वे सभी अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज A के तहत एक विधिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। पांचवा में देखते हैं कानूनी या विधिक अधिकार। वे अधिकार जो संविधान से अलग किसी कानून, संसद या विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद उसके माध्यम से प्रदान किए गए वे कानूनी अधिकार हैं। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, संपत्ति का अधिकार अधिनियम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखें तो मनरेगा जो 2005 के तहत रोजगार पाने का अधिकार, मातृत्व लाभ अधिनियम शामिल है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर निचली अदालतों में चुनौती दिया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं विश्व में मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में। तो 1215 में ब्रिटेन में किंग जॉन ने इंग्लैंड के नागरिकों को लिखित तौर पर अधिकारों का पहला दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये किंग जॉन द्वारा 1215 में इंग्लैंड के नागरिकों को लिखित तौर पर अधिकारों को दिया गया पहला दस्तावेज था। इसी ऐतिहासिक समानता के कारण भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आगे हम देखें 1789 से 1791 अमेरिका के नागरिकों को अमेरिका के संविधान में लिखित तौर पर मौलिक अधिकार दिए गए, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। यह विश्व का पहला संविधान है जो अपने नागरिकों को लिखित तौर पर अधिकार देता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का प्रावधान और उसकी प्रेरणा मुख्य रूप से
इसी अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। 1779 फ्रांस में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन यानी मानव और नागरिकों के अधिकार का चार्टर से मौलिक अधिकार प्रदान किए। फ्रांसीसी क्रांति और इसी चार्टर से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्श निकले, जिन्हें बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखते हैं भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की और इस विधेयक को भारत में मौलिक अधिकारों के दर्शन का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और समानता जैसे बुनियादी अधिकारों की परिकल्पना की गई थी। 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। इसमें एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग की। इस ऐतिहासिक बिल में 7 मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से मांग की गई, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रमुख थे। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव का मसौदा मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों की मांग की और 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था। सैमन कमीशन जो 1927 में बना था, उसने भी मौलिक अधिकारों की मांग को यका खारिज कर दिया था कि अमूर्त अधिकारों की घोषणा व्यर्थ है। अंग्रेजों का तर्क था कि इन अधिकारों को कानूनी रूप से लागू करना व्यवहारिक नहीं है, जिससे भारतीय नेतृत्व को घोर निराशा प्राप्त हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों को 2 भाग में विभाजित किया। पहला न्याय योग और दूसरा गैर न्याय योग। न्याय योग में देखा जाए तो इसे मौलिक अधिकार कहा गया और गैर न्याय योग में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बाद मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी या तानाशाही कार्रवाइयों पर रोक लगाते हैं। हालांकि कुछ अधिकार अपवाद भी हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। यह राज्य की परिभाषा बताता है। इसके अंतर्गत राज्य का अर्थ है संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और स्थानीय सरकार अर्थात नगर पालिका एवं पंचायत। इसके अन्य प्राधिकरण है। अन्य प्राधिकरण को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोम प्रकाशवाद 1981 में अन्य प्राधिकरण की परिभाषा दी। इस फैसले के अनुसार ऐसी कोई संस्था जिसमें राज्य के संसाधन लगे हों या जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएसएनएल इत्यादि। सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ 1981 के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण मामला आरडी शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 1979 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि यदि किसी संस्था के प्रबंधन और नीतियों पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है या वह संस्था संप्रभु कार्य कर रही है, तो वह राज्य का अंग मानी जाएगी। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे बीसीसीआई बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया राज्य नहीं है। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 2005 के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के दायरे में नहीं आता, क्योंकि इसका निर्माण किसी कानून द्वारा नहीं हुआ है, नहीं सरकार द्वारा इसके वित्तीय या प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्या न्यायपालिका राज्य है? तो जब न्यायपालिका कार्य करती है तो राज्य की परिभाषा में नहीं आती, परंतु जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य जैसे न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967 और ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक 1988 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालतें अपने न्यायिक आदेशों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए न्यायिक क्षमता में कार्य करते हुए उन्हें अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जा सकता। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या मौलिक अधिकारों के प्रभाव को कम करती हो। ऐसी विधि को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से शून्य घोषित कर देगी। नेक्स्ट हम लोग देखें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। तो न्यायिक पुनरावलोकन को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखें तो अमेरिका के मारवरी बनाम मेडिसिनवाद 1803 में सिद्धांत पहली बार सामने आया था न्यायिक पुनरावलोकन का। इस ऐतिहासिक वाद में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मॉर्सल ने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और भारत में केशवानंद भारती 1973 और मिरानावा मिल्स 1980 मामलों के बाद इसे संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य हिस्सा माना गया।
इसके अनुसार कार्यपालिका के किए गए कार्यों एवं आदेशों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरावलोकन करना कि क्या यह कानून संविधान के नियमों के खिलाफ तो नहीं है, इसे ही न्याय पुनरावलोकन कहते हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 और 137 के माध्यम से समझा जा सकता है। जहां अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे न्यायालय जाने की शक्ति देते हैं, वहीं अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही सुनाए गए निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 का सेक्शन 1 संविधान पूर्व कानून। संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य घोषित होगा। संविधान से पूर्व की कोई ऐसी विधि या विधि का कोई हिस्सा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो तो संपूर्ण विधि या वह विधि जो असंगत हो वह गैर प्रभावी हो जाएगी। इसमें आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत के बारे में हम लोग देखें तो संबंधित वाद है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955। संविधान से पूर्व की कोई धारा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है उसे मौलिक अधिकार के द्वारा आच्छादित करके गैर प्रभावी कर दिया जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आईपीसी का सेक्शन 497 जारकरम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर प्रभावी घोषित कर दिया, शादी के बाद गलत संबंध बनाने के संबंध में था। आईपीसी की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वाद 2018 में सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने माना कि यह कानून महिलाओं को पति की संपत्ति मानता था। यह कानून महिलाओं को पति की संपत्ति मानता था, जो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन का अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 संविधान के बाद का कानून। संविधान के बाद की विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों के प्रभाव को कम करती है, ऐसी विधि को उसके प्रभाव तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे है पृथक्करणता का सिद्धांत। किसी कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उसे उस कानून के केवल उस भाग का जो असंगत है मुख्य कानून से पृथक करके या अलग करके शेष कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस सिद्धांत को पृथक्करणता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि किसी भी कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है या कानून का या उस कानून का केवल कुछ भाग है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उसे अलग करके मुख्य कानून से बाकी कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। न्यायालय पूरे अधिनियम को तभी शून्य घोषित कर सकता है जब अवैध हिस्सा वैध हिस्से से इस तरह गुथा हुआ है कि दोनों को अलग करना संभव न हो। इसे सर्वप्रथम AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 वाद में प्रमुखता से लागू किया गया था, जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध अधिनियम की धारा कि केवल धारा 14 को असंवैधानिक घोषित किया गया जबकि इस शेष अधिनियम को वैध माना गया। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 सेक्शन 3 विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा का अर्थ इसके अंतर्गत कोई भी कानून, आदेश, अध्यादेश, विनियम, नियम, उपनियम, प्रथा या अधिसूचना शामिल है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि केवल संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम ही विधि नहीं है, बल्कि कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश और समाज में लंबे समय से चली आ रही वैधानिक बल रखने वाली रूढ़ियां या प्रथाएं भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो उन्हें न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। संविधान संशोधन की क्या आगे हम लोग देखते हैं क्या संविधान संशोधन विधि है। तो यह भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ा विवाद रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) में दी गई विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इस संबंध में कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। जैसे पहला है शंकरी प्रसाद वाद 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय माना कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह वाद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जिसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, उसको चुनौती देने के लिए लाया गया था। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य विधि और संवैधानिक विधि दोनों अलग अलग हैं। दूसरा सज्जन सिंह वाद 1965। इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखा और संविधान संशोधन को विधि नहीं माना। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यह बात 17वें संविधान संशोधन से संबंधित था। यद्यपि बहुमत ने शंकरी प्रसाद की फैसले का समर्थन किया, लेकिन इसी वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति मधुलकर ने पहली बार यह शंका जाहिर की थी कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन सकती है, और यहीं से मूल ढांचे के विचार के बीच बोए गए थे। तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के दोनों निर्णयों शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संविधान संशोधन
विधि है। चूँकि यह एक विधि है, अतः इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। यदि यह संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है। अर्थात संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती है। यह फैसला 11 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा 6-5 की बहुमत से दिया गया था और इसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव थे। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी भविष्य लक्षी प्रभाव का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार यह निर्णय केवल भविष्य के संशोधनों पर लागू होगा और भविष्य के संशोधनों का ही पुनरावलोकन होगा। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायशास्त्र से लिया गया, यह सिद्धांत को अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया था। इसका उद्देश्य था कि 1967 से पहले किए गए प्रथम, चौथे और 17वें संविधान संशोधनों को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि देश में कृषि और भूमि सुधारों के क्षेत्रों में कोई प्रशासनिक अराजकता न फैले। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4, सरकार की प्रतिक्रिया। गोलकनाथ वाद के निर्णय जिसने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था, उसके विरुद्ध जाकर सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 पारित किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 में भी बदलाव किए गए। आर्टिकल 13 के 4 का प्रावधान अगर हम लोग जाने, तो इसके तहत यह लिख कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अतः संविधान में संसद द्वारा किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है, उसका अनुच्छेद 13 के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। आगे हम लोग देखें केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। यह भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा वाद है, जिसकी सुनवाई 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने की थी। इसका ऐतिहासिक फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 वैध है। न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान की किसी विभाग, जो कि मौलिक अधिकारों के सहित भी संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी विभाग में। न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति पर एक लगाम लगाते हुए यह ऐतिहासिक सिद्धांत दिया कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। मूल ढांचे के बारे में हम लोग जाने, तो मूल ढांचा संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। मूल ढांचे का अर्थ है संविधान के मूल आदर्श और मूल सिद्धांत, जिन पर पूरा संविधान टिका हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसे इस तरह परिभाषित किया है कि इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है: पंथ निरपेक्षता, संघीय ढांचा, गणराज्य और स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बाद के वादों जैसे मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, तथा एस.आर. बम्बई वाद 1994 में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को भी संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया गया। और वर्तमान में कोई भी संविधान संशोधन इस मूल ढांचे की कसौटी से होकर गुजरता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखें विधि के समक्ष समानता। यह सिद्धांत ब्रिटिश विधि शास्त्री ए.बी. डायसी द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार विधि सर्वोच्च है और विधि से ऊपर कोई नहीं है। विधि के समक्ष देश के सभी नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, अधिकारी हो या आम नागरिक, सभी समान है। यह एक नकारात्मक सिद्धांत है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है और यह सभी को एक ही तराजू में समान मानता है। इसका मूल आधार सभी के साथ समान व्यवहार करना है। अब हम लोग देखते हैं विधियों के समान संरक्षण के बारे में। यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक सिद्धांत है जो व्यक्ति के साथ उसकी परिस्थिति के अनुसार न्याय की वकालत करता है और यह समाज के साथ समान व्यवहार पर आधारित है। अर्थात समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान कानून लागू होगा और उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह सिद्धांत समाज में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है, ताकि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाकर वास्तविक समता स्थापित की जा सके। भारत में आरक्षण की व्यवस्था इसी विचार और विचारधारा पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह सिद्धांत युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वर्ग विधान का निषेध करता है। इसका मतलब है कि राज्य की कर प्रणाली या कल्याणकारी योजनाओं के लिए लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट सकता है, बशर्ते इसका कोई तार्किक आधार हो। आर्टिकल 14 के अपवाद में हम लोग देखें तो समानता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों और संवैधानिक पदों के लिए अनुच्छेद 14 के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं।
आगे हमने देखा अनुच्छेद 361, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति के बारे में दी गई चर्चा है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा न तो शुरू किया जा सकता है और न ही जारी रखा जा सकता है। उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए किसी दीवानी मामले की शुरुआत करने से पहले उन्हें 2 महीने का अग्रिम नोटिस देकर उन्हें 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य होता है। आगे हम लोग देखें अनुच्छेद 105 के बारे में, जिसमें सांसदों के विशेष अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो संसद संसद सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद या उसकी किसी भी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 194, इसमें विधायकों को विशेषाधिकार दिया गया है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इनको भी राज्य विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 105 के समान ही विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है, यानी इनके द्वारा सदन में कही गई बातें या इनके दिए गए मत के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। आगे विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा। 1961 के वियना समझौते के तहत विदेशी संप्रभु राजदूतों और कूटनीतिज्ञों को विशेष राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। वे भारतीय अदालतों के दीवानी और फौजदारी मुकदमों के दायरे से बाहर आते हैं या बाहर होते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक अपवाद अनुच्छेद 31C है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जहां अनुच्छेद 31C प्रवेश करता है वहां से अनुच्छेद 14 बाहर चला जाता है। यानी यदि राज्य अनुच्छेद 39B और C के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता हो। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध के बारे में चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 15(1) के बारे में देखें तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इस अनुच्छेद में केवल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि राज्य इन 5 आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार जैसे निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड आदि पर नागरिकों के बीच भेदभाव या वर्गीकरण कर सकता है। आगे हम देखें अनुच्छेद 15 के सेक्शन 2 के बारे में, तो इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों ही किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह प्रावधान निम्नलिखित स्थानों पर लागू होता है: सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मंदिर, तालाब, कुएं, स्नान घाट, सड़क इत्यादि, और वाणिज्यिक और निजी स्थानों पर भी यह अधिकार लागू होता है, जैसे किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह समाज में व्याप्त छुआछूत और वर्ग भेद को समाप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। अगर हम देखें अनुच्छेद 15(3) के बारे में, तो इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद 15(1) का एक अपवाद है, जिसके अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: प्रसूति सहायता अधिनियम 1961, और इसके राजनीतिक आरक्षण के बारे में हम लोग जाने तो स्थानीय निकायों यानी पंचायतों में अनुच्छेद 243D के तहत और नगर पालिकाओं में अनुच्छेद 243T के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 330A आदि का प्रावधान है। और बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-2006 लागू किया गया है। चूंकि महिला और बच्चे दोनों ही समाज में ऐतिहासिक रूप से कमजोर और शोषण के शिकार हो सकते हैं, इसलिए उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हाल ही में पारित 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी अनुच्छेद 15(3) की भावना को चरितार्थ करता है, जिसके तहत लोकसभा अनुच्छेद 330A और राज्य विधानसभाओं अनुच्छेद 332A में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आगे हम लोग देखें अनुच्छेद 15(4) के बारे में, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। इसे सर्वप्रथम संविधान संशोधन यानी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चंपकराम दोराईराजन बना मद्रास राज्य 1951 में। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार के सांप्रदायिक आदेश 1927 को रद्द कर दिया था, जिसमें जाति के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान था। न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 15 और 29(2) का यह उल्लंघन है। इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46, जिसमें SC, ST और कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है, उसको आधार मानकर संविधान में प्रथम संशोधन किया और अनुच्छेद 15 में उपखंड 4 जोड़ा। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15(5) उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।
इसे 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण कर सकता है। यह आरक्षण सरकारी एवं निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद के तौर पर यह है कि यह नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों आर्टिकल 30 पर लागू नहीं होता है। इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसके बाद है अशोक कुमार ठाकुर वाद 2008। इस वाद में 93 संविधान संशोधन और ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संशोधन को वैध ठहराया और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को भी कानूनी रूप से सही माना। इसी मामले में न्यायालय ने अनिवार्य शर्त रखी कि ओबीसी को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15(6). इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसे हाल ही में 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते। इसके लिए आर्थिक पिछड़ेपन का निर्धारण पारिवारिक आय और संपत्ति जैसे कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट का आकार इत्यादि के आधार पर किया जाता है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को 3:2 के बहुमत से बरकरार रखा है। आगे हम लोग देखें अनुच्छेद 16 के बारे में, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 16(1) नियोजन और नियुक्ति में समानता। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ नियोजन और नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। यह अनुच्छेद केवल राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों पर लागू होता है, निजी क्षेत्र के रोजगार पर नहीं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी पाने का मूल अधिकार देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(2). इसमें भेदभाव के साथ निषेधित आधार है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या वंश और निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान दें कि अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार थे, जबकि अनुच्छेद 16(2) में 2 अतिरिक्त आधार उद्भव और निवास भी शामिल हैं। आगे हम देखें अनुच्छेद 16(3) के बारे में। तो इसमें निवास के आधार पर विशेष प्रावधान का नियम है, जो कि अपवाद में है। राज्य सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान या शर्तें लागू कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने लोक नियोजन अधिनियम 1957 पारित किया था, निवास के विषय में अपेक्षा। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में वहां के मूल निवासियों को नौकरियों में विशेष आरक्षण या प्राथमिकता प्रदान करता है। यह शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। संविधान का अनुच्छेद 371D विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के संबंध में निवास के आधार पर रोजगार में समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के आरक्षण या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण या विशेष प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे, इसका गठन 1953 में हुआ और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लागू नहीं किया जा सका। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी अध्यक्षता पीपी मंडल ने की, यह 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई। अब इसके सदस्य थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सॉरी, इसके अध्यक्ष बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस समिति ने रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। इस आयोग की कुछ प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें थी। आयोग ने पाया कि देश की 53% आबादी पिछड़ी हुई है। इसमें करीब 3743 जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया, एससी एसटी को छोड़कर। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया। बाद में 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दे दिया। और देखें कुल आरक्षण का मैथमेटिक्स कैसा है। तो जनरल को 10%, ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, कुल 59.5% आरक्षण है। आगे है इंदिरा साहनीवाद 1992। इस ऐतिहासिक वाद में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर निम्नलिखित कुछ मुख्य निर्णय दिए, जो इस प्रकार हैं।
पहला है ओबीसी का 27% आरक्षण वैध है और जनरल का 10% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान नहीं था और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी विशेष और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। पदोन्नति में भी कोई आरक्षण नहीं होगा और ओबीसी आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा यानी संपन्न तबके को नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए 1993 में रामनंदन समिति बनाई गई। इसके अनुसार निम्नलिखित लोग क्रीमी लेयर में आएंगे जिन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा: जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी क्लास 1 और 2 के सरकारी अधिकारी हों और आर्मी यानी सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी हों। इन तीनों को क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी वर्ग में लागू होता है, एससी एसटी वर्ग में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। आगे हम लोग देखें अनुच्छेद 16 के 4 और सब क्लॉज ए में 77वां संविधान संशोधन 1995 इंदिरा साहनी के निर्णय जिसमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, इसको पलटने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया और 85वां संविधान संशोधन इसके माध्यम से एसटी एसटी एक्ट के लिए पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत जोड़ा गया। यदि कोई आरक्षित वर्ग का कनिष्ठ अधिकारी प्रमोशन पाकर अपने सामान्य वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी से आगे निकल जाता है तो प्रमोशन के बाद परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति हमेशा वरिष्ठ माना जाएगा। इसे वर्ष 1995 में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया यानी पीछे की तारीख से। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16(4) सब क्लॉज बी 81वां संविधान संशोधन 2000 इसमें अग्रनयन का सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित समुदाय की सीटें खाली रह या रिक्त रह जाती हैं तो उन बैकलॉग रिक्तियों को आगामी वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा। यदि इन बैकलॉग सीटों को जोड़ने पर उस वर्ष का कुल आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा को उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16 का 5 इसमें धार्मिक संस्थाओं की नियुक्ति के बारे में दिया है। तो राज्य के अधीन सेवाओं में कुछ विशेष प्रकार की नियुक्तियां जो किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था से संबंधित है, जैसे वक्फ बोर्ड, मंदिर ट्रस्ट, मदरसा बोर्ड, वहाँ किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसे अनुच्छेद 16 यानी समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6 103वां संविधान संशोधन 2019 इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी कुछ शर्तें हैं कि यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते और जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, उनके पास कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो और आवासीय फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम हो। आवासीय फ्लैट शहरी के लिए अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से कम हो और आवासीय प्लॉट ग्रामीण में गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए 200 गज से कम हो। ये क्राइटेरिया रखा गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने वालों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक वाद। पहला है एम नागराज वाद 2006। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित आर्टिकल 16 सेक्शन 4 सब क्लॉज ए 50वें संविधान संशोधन आर्टिकल 16 सेक्शन 4 और सब क्लॉज बी को वैध माना। न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर एक ट्रिपल टेस्ट यानी तिहरी शर्त का सिद्धांत थोपा। इसके अनुसार राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले 3 बातें साबित करनी होंगी, जो इस प्रकार हैं कि पिछड़ेपन के आंकड़े, उस वर्ग के पिछड़ेपन को साबित करने वाला ठोस डेटा होना चाहिए। दूसरा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, उस विशिष्ट सेवा में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो। और तीसरा प्रशासनिक दक्षता, आरक्षण देने से संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत समग्र प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं जनरल सिंह वाद 2018। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराजन वाद 2006 के निर्णय का पुनराविलोकन किया। न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए राज्य को अलग से आंकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से ही पिछड़े माने जाते हैं। हालांकि न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक भी पहुंच सके, इसके लिए एससी और एसटी वर्ग के भीतर भी उप श्रेणी बनाई जानी चाहिए। हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें आरक्षण का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए एससी एसटी कोटे के भीतर उप वर्गीकरण कर सकती है।
नेक्स्ट हम लोग देखें अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में चर्चा की गई है। तो भारत के संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का आचरण करना पूर्णतः मना है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने पर दंड का स्पष्ट प्रावधान है और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जयसिंह वाद में अस्पृश्यता को परिभाषित किया है जिसका अर्थ इसकी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में लिया गया है। मैसूर उच्च न्यायालय ने देवराजयावाद में भी यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अर्थ कोई सामान्य छुआछूत नहीं है, बल्कि वह सामाजिक कुप्रथा है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय कुछ विशिष्ट जातियों के साथ जन्म के आधार पर की जाती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्पृश्यता को एक घोर सामाजिक पाप मानते थे। इसके लिए संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। अस्पृश्यता के संबंध में कानून और दंड तय करने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। संसद को यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त है जो संसद को भाग 3 के मौलिक अधिकार के प्रावधानों को प्रभावी बनाने और अपराधों के लिए दंड तय करने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित प्रमुख अधिनियम पारित किए। अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। 1955 वाले अधिनियम में ही व्यापक संशोधन करके 1976 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया ताकि इसे और अधिक सख्त बनाया जा सके। उसके बाद है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में हम लोग डिटेल में जाने तो इस अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष कार्यों और व्यवहारों को अस्पृश्यता और अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है, जैसे जाति सूचक गालियां देना, नाई या किसी अन्य द्वारा बाल काटने से मना करना, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस में बैठाने से मना करना और रेस्टोरेंट या भोजनालय में खाना खिलाने से मना करना। अपराध की प्रकृति यह एक गैर जमानती अपराध है, यानी इस तरह के अपराध में जमानत नहीं मिलता है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन संसद ने 2018 में इस संशोधन पारित करके अधिनियम के मूल कड़े प्रावधानों जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है उसको पुनः बहाल कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। इसमें उपाधियों के अंत का चर्चा किया गया है। भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, अतः भारत सरकार नागरिकों को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगी। इसकी ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जाने तो इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के समय दी जाने वाली वंशानुगत और चाटुकारिता आधारित उपाधियों को समाप्त करना था, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, राजा, सर, नाइटहुड जैसी उपाधियां अब नहीं दी जाती हैं। अनुच्छेद 18 का मुख्य लक्ष्य समाज में अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत को स्थापित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जन्म या राज्य की कृपा के आधार पर खुद को दूसरे से श्रेष्ठ न समझे। अनुच्छेद 18 के कुछ महत्वपूर्ण उपखंड भी हैं, जैसे 18(1) में राज्य पर प्रतिबंध, राज्य सेना और शिक्षा के सिवा किसी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यही कारण है कि सेना में परमवीर चक्र, मेजर जनरल जैसी रैंक और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसी अकादमिक विशिष्टताएं इस प्रतिबंध के अपवाद हैं जो पूरी तरह वैध हैं। 18(2) के बारे में हम जाने तो इसमें नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। आगे हम 18(3) के बारे में देखें। इसमें विदेशियों पर प्रतिबंध है। उपाधि के संबंध में यदि कोई विदेशी नागरिक भारत के राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखें आर्टिकल 18(4) उपहार और भेंट पर प्रतिबंध। कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है वह किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार, पद या पैसा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18(3) जहाँ केवल विदेशी नागरिकों अनुच्छेद 18(3) जहाँ केवल विदेशी नागरिकों पर लागू होता है, वहीं अनुच्छेद 18(4) भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है, ताकि सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति विदेशी प्रभाव या भ्रष्टाचार से मुक्त रहें। राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में हम लोग जाने तो भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सब पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। बालाजी राघवन वाद 1996 में इस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि इन राष्ट्रीय सम्मानों को पुरस्कार माना जाएगा, न कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि। यह पुरस्कार व्यक्ति को कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट समाज में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रखी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट शर्त रखी थी कि इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इन पुरस्कारों का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पुरस्कार त्यागना पड़ सकता है।